हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राजीव सम्यक क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हमारे जो प्रश्न हमने लिए हैं वो हमारे मैथ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वो एक मॉडल पेपर से लिए गए हैं। और आप जानते हैं मॉडल पेपर जो होता है वो इस तरह के क्वेश्चंस रखता है जो कई कई बार आते हैं, जो एक ही फॉर्मेट पर कई कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, वही क्वेश्चंस आज मैं लेकर के आया हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा प्रश्न पत्र का पैटर्न जान लें। ये हम उस प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं जो कि हमारा 25 नंबर का होता है। ठीक है, 25 नंबर वाला होता है। तो देखिए, जो 25 नंबर का प्रश्न पत्र होता है उसमें पहले जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, या जिनको आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हो। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और वस्तुनिष्ठ जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो 5 होते हैं। तो इस प्रकार 5 नंबर जो हैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न के मिलते हैं। और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न भी 1 नंबर का होता है और इस तरह के 6 प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अति लघु प्रश्न जो है वो 6 नंबर के होते हैं। ओके। और तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और इसमें 7 प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार 7 दूनी 14, ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं 14 अंक के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पास होने के लिए लगभग आपको 12 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 50% नंबर लगभग आपको इसमें लाने होते हैं। तो दोस्तों, ये परीक्षा का पैटर्न है और इसमें जो है प्रश्न पत्र 25 नंबर वाले में इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं मैथ के, जो कि सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा करने में। और आप अंत तक सवाल करिए, और जब आप सवाल करें मेरे को फॉलो करते हुए चलेंगे आप, तो आप कॉपी और पेन अपने साथ में रखेंगे। कॉपी और पेन साथ में रखेंगे और हल करते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, तभी वीडियो देखने का फ़ायदा है। नोट्स बनाते चलेंगे हैंड टू हैंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन की वीडियो मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो वहाँ जाकर के आप इससे पहले क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का लासा पा तथा मासा पा क्रमशः 900 और 15 है। यदि इनमें से एक संख्या 225 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार लगातार आया है। इसका फार्मूला क्या है? अगर संख्याएं हैं दो और उनका लासा और मासा हमको पता है, तो इसका एक फार्मूला होता है प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ये एक सूत्र होता है कॉमन, प्रथम संख्या इंटू दूसरी द्वितीय संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो इस सूत्र में हम लगा देंगे सवाल इसके आकर डाटा को। देखिए हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा। देखिए, प्रथम संख्या हमने मान लीजिए एक्स है और दूसरी कौन सी है 225 बराबर, इनका लासा कितना है 900 और मासा कितना है 15। तो एक्स बराबर होगा 900 गुणा 15 बटे ये 225 जो है नीचे आ जाएंगे 225। ठीक है, 5 से इसको काट लीजिए, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, ओके, 5 पंजे 25। ठीक है, 3 से काटिए तो 15 तियाँ 45, ओके। अब 15 से काटिए 900 को, तो 15 छक्का 90 और एक जीरो बचा 60, यानी कि एक्स बराबर 60। तो जो हमारी संख्या निकल के आई दूसरी, वो आई एक्स बराबर 60। देखिए आंसर कौन सा सही होगा इसमें। 30 का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, 60। अगला क्वेश्चन, ऐसी संख्याएं जो दो से भाज्य नहीं है उन्हें कहते हैं। तो क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन बी सम संख्या है, ऑप्शन बी विषम संख्या है, सी ऑप्शन डी अभाज्य संख्या है। तो देखिए, जो संख्याएं दो से भाज्य नहीं है उनको हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं हैं।
देखिए ये आप सभी लोग जानते हैं कौन सी सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, जो 2, 4, 6, 8, 10 ये संख्याएं वो हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो ये संख्याएं कहलाती हैं हमारी सम संख्याएं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये संख्या 4√3 है। ऑप्शन ए पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए 4√3 जो है ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि वो संख्याएं जो देखिए इसमें देखिए जो पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तथा जहाँ क्यू बराबर नहीं है 0 के, तो वो संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। और जिनको हम पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए जो जितनी भी संख्याएं अंडर रूट के साथ जुड़ी हुई होती हैं वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। परिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं यदि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन क्या है? सत्य है, असत्य है, असत्य है, सत्य है, भ्रामक है या संवेदन संदेशात्मक है। तो देखिए ये बात सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? ऑप्शन ए परिमाणात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी आय एवं भाव दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो असेसमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है, उनसे जो है हमको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों से संबंधित सूचना मिलती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये कहना 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। देखिए संख्या एक दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्ववर्ती, एक होती है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। तो देखिए जो पूर्ववर्ती संख्याएं होती हैं उनमें वो हमको दी गई संख्या में से एक माइनस करने पर प्राप्त होती है। कौन सी? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या हमको निकाल ली है किसी संख्या की, तो दी गई संख्या में से अगर हम एक घटा दें तो हमको जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी? पूर्ववर्ती। तो देखिए 28 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 28 में से एक घटा दीजिए तो 27। 27 क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर यहीं पर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, तो उसमें क्या करते कि अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या कर देंगे? दी गई संख्या में प्लस एक जोड़ देंगे। जैसे 13 है, 13 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या निकाल ली तो उसमें एक जोड़ दो, 14 हो, तो संख्या क्या हो गई? अनुवर्ती 13 की अनुवर्ती 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 5/8 प्लस 3/4 इंटू 2/6 का मान होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आप बॉड मास लगा लो। बॉड मास, ये बॉड मास का फार्मूला इसमें काम करेगा, क्योंकि इसमें दो साइन दिए हुए हैं, प्लस का दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है। तो हमको पहले प्लस वाला डाटा सॉल्व करना है या मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करना है, ये इससे पता लगता है। पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का और उसके बाद एडिशन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम किसका हल करेंगे? मल्टीप्लिकेशन वाला, उसके बाद एडिशन वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या है? 5/8 प्लस 3/4 इंटू 2/6। तो बॉड मास के हिसाब से हम ये वाली टर्म पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि 5/8 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि ऊपर एक है, एक यहाँ आया 4। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम आएगा 8। तो 5, 8 एकम 8 प्लस 1 और 4 दूनी 8, यानी कि ये निकल के आया आपका 5 प्लस 2 7, 7/8। आंसर हो गया हमारा 7/8। अब देखिए 7/8 कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 36 का, 48 का और 60 का लासा होगा। ठीक है, तो देखिए 36 का पहले आप फैक्टर निकालिए, 36 के फैक्टर निकालिए।
36 के फैक्टर क्या होते हैं? 9 चौक 36। तो देखिए 2 गुणा 2 4 हो गए, और 9 9 चौक 36, 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए। उसके बाद आप 48 के फैक्टर निकालिए 48 के। तो 48 कितने होंगे? 48 के होंगे 2 गुणा 2, है ना। 48 कितने होंगे? ब- 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 48, ठीक है। उसके बाद आप निकालिए, एक सेकंड इसको जो है थोड़ा सही कर लीजिए। हम्म, 2 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। उसके बाद आप निकालिए 60 के फैक्टर। 60 के कितने होते हैं? 60 के होते हैं 12 पंजे 60, यानी कि 2 गुणा 2, ठीक है। एक इसको भी लाइन से लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 12 पंजे 60। अब इसका हमें क्या निकालना है? लासा। तो देखिए लासा में आप लोग जानते ही हैं, जो कॉमन टर्म होती है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन टर्म क्या है आपके? ये वाले हैं, ठीक है। कॉमन टर्म ले लेते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, सॉरी 3। उसके बाद ये बचता है, तो गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद ये और ये बचते हैं, 3 गुणा 5। लासा ऐसे तो निकलता है। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, दूनी 48। तो 48 गुणा 5, 5 3 15। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे, 48 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 720 निकल के आएगा, 720। तो आंसर हमारा हो गया 720, ठीक है। तो 36 48 60 का लासा कितना हो गया? 720। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 39। 39 कह रहे हैं 12 24 और 36 का मासा। इसमें हमको मासा निकालना है, ठीक है। तो इसमें मासा निकालना है, तो 12 के फैक्टर निकालिए पहले आप, वही कॉमन मेथड है। तो 12 का फैक्टर कैसे निकलेगा? 4 12, यानी कि 2 गुणा 2 4, और 3 12। उसके बाद 24 के फैक्टर, 24 के फैक्टर कैसे होते हैं? 8 3 24, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 8 3 24। उसके बाद 36 के फैक्टर, 36 के फैक्टर क्या होते हैं? 9 चौक 36, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा लाइन में लिख लेंगे ताकि कॉमन लेने में। 9 चौक 36 होते हैं ना, तो 2 गुणा 2 गुणा, सॉरी 3 गुणा 3। अब देखिए हमको निकालना है मासा। तो मासा में जो कॉमन टर्म होती है वही लेते हैं हम, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन टर्म सिर्फ ये दिख रही हैं, कॉमन टर्म, ठीक है। तो अब देखिए इसका मासा क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा, सॉरी 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। तो आंसर हो गया 12, ठीक है। आंसर हो गया 12। तो देखिए 39 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सूक्ष्म तत्वों से, ऑप्शन बी रटाकर, ऑप्शन सी लिखवाकर, ऑप्शन डी स्कूली सामग्री थे। देखिए जो बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का जो ज्ञान दिया जाता है वो स्कूल सामग्री से ही दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है, किससे? ऑप्शन ए भाजक से, ऑप्शन बी भाज्य से, ऑप्शन सी भागफल से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो देखिए जो शेषफल बचता है वो हमेशा कम होता है, किससे? भाजक से, यानी जिस संख्या से हम भाग देंगे
तो जो शेषफल बचेगा वो उससे कम होगा, क्योंकि अगर वो कम नहीं होता या बराबर होता तो पूरा पूरा कट जाता। शेषफल क्यों बचता है? शेषफल जब ही बचता है जब हम जिस संख्या से भाग दे रहे हो वो उससे कम होता है। जैसे हम 10 को अगर हम 3 से भाग दें तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, तो जब 3 तिया 9 होगा तो एक बचेगा, एक शेषफल बचेगा, और एक शेषफल बचेगा तो उसमें क्या होगा कि एक जो है वो 3 से कम है। तो इस प्रकार दोस्तों भाग करने पर जो शेषफल सदैव कम होता है किससे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भाजक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वो कहलाती है। देखिए भिन्न का जो वास्तव में जो रूप है वो ये होता है 4/5, 2/3, है ना, 6/8, यानी कि जो अंश है उससे ज़्यादा होना चाहिए हर, जो नीचे वाली संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर रूप है। लेकिन अगर अंश हर से बड़ा हो जाए, अंश क्या है, हर से बड़ा हो जाए, तो वो भिन्न कौन सी कहलाएगी? विषम भिन्न। ठीक है, वो भिन्न कहलाएगी विषम भिन्न। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए ये कह रहा है 13 की अनुवर्ती संख्या है। ठीक है, 13 की अनुवर्ती संख्या। तो देखिए अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, अगर हमको किसी संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या निकालनी हो तो उस दी गई संख्या में एक जोड़ दीजिए, तो बराबर कितना निकल गया है? 14। तो इस प्रकार जो 13 की अनुवर्ती संख्या है वो क्या है? 14। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं। तो देखिए कौन सी संख्याएं हैं? जो संख्या 2 से डिवाइड होती है वो तो कहलाती है सम संख्या। ठीक है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, 2 से डिवाइड नहीं होती है, वो कहलाती है आपकी विषम संख्या। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 40 एवं 50 के मध्य युग्म, युग्म का मतलब पेयर, और अभाज्य, यानी कि 40 एवं 50 के जो बीच में ऐसा पेयर बताइए जो कि अभाज्य है। कैसा है? अभाज्य है, यानी कि 2 से डिवाइडेड नहीं है, मतलब किसी से भी संख्या से डिवाइडेड नहीं है। तो देखिए कौन सा होगा? 49 लेंगे आप, 47 और 49 लेंगे तो 49 तो डिवाइड है, 7 49। इसमें लेंगे तो इसमें भी 49 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 49 कॉमन आ रहा है। ऑप्शन बचा डी, ये देखिए 41 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा और 43 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इसी प्रकार 40 एवं 50 के मध्य जो अभाज्य पेयर है वो है आपका डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है। देखिए एक ही संख्या अगर आप 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 5 को 4 बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, 5 को 4 बार जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर भी 20 आएगा और इसका आंसर भी 20 आएगा, यानी कि एक ही संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ना क्या कहलाता है? गुणा करना। यानी कि आपने सुना होगा, कहते थे कि आप गुणा करो, गुणा करो किस मेथड द्वारा? बाय रिपीटिटिव एडिशन, रिपीटिटिव, रिपीटिटिव, बाय रिपीटिटिव एडिशन द्वारा। तो ये वही वाली बात है कि अगर आप किसी संख्या को उसी संख्या में बार बार जोड़ते हैं, उसी संख्या को उसी संख्या में बार बार जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? गुणा करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। तो देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनफल होगा वो सदैव क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा। ये याद करने की चीज़ है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। जब दो भिन्न में एक का अंश दूसरी का हर हो तथा दूसरी का हर पहली भिन्न का अंश हो तो वो आपस में कहलाती हैं।
इनका मतलब ये है कि कोई संख्या मान लीजिए x बटे वाई है, तो इसका हर इसका अंश हो गया और इसका अंश इसका हर हो गया, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम, उल्टी हो गई नहीं हो गई, तो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, व्युत्क्रम। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, व्युत्क्रम भिन्न। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन बड़ा बेसिक कंसेप्ट पे आधारित है, बहुत अच्छा है। 5 की पावर 0 का मान होता है, ये डिग्री नहीं है, 5 की पावर 0 है। देखिए कोई भी संख्या हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। या चाहे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे लाखों में हो, करोड़ों में हो, कितनी भी हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। या किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है। या कितने भी ए बी सी डी कितने भी वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये कह रहे हैं 18% का भिन्न रूप होगा, बहुत आसान है। तो 18% का मतलब 100 से भाग कर दो, तो 2 ने 18, 2 पंजे 10, 50, यानी कि 9/50। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 9/50। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, 9/50, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। अनुचित भिन्न है 5/8। देखिए जो प्रॉपर भिन्न होती है, प्रॉपर भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, अंश उसके हर से छोटा होता है। देखिए इसका अंश भी हर से छोटा है, इसका अंश भी हर से छोटा है, इसका अंश भी हर से छोटा है, लेकिन ये क्या है, मिश्रित भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न, यानी कि इसका जो अंश है वो हर से बड़ा हो गया। ये तो इसमें कौन सा होगा, अनुचित भिन्न कौन सी होगी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। देखिए इसमें सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। देखिए 7/10, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.7 निकल के आएगी। इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप 7×4 = 28, 7×5 = 35, और फिर 0.5 ऐसे कुछ निकल के आएगी। इसकी वैल्यू निकालो आप 11×7 = 77, और 0.11 11 दूनी 22, ठीक है, ऐसे कुछ आएगी। इसकी वैल्यू 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×6 = 48 पॉइंट में कुछ आएगी। तो देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भिन्न जो है सबसे बड़ा है। अब देखिए वही बॉड मास वाला क्वेश्चन आ गया 53, ये बॉड मास वाला वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर भी डिवाइडेशन है और यहाँ पर भी डिवाइडेशन है। तो बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास ये कहता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है और उनमें कौन सा अगर डिवीजन है तो पहले हल होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट में जो डिवीजन है वो पहले हल होगा, यानी कि ये वाली टर्म पहले हल होगी ब्रैकेट की। तो देखिए इसको हल करते हैं हम, तो ये आएगा निकल के आपका 2880 भाग ब्रैकेट 48/6। तो देखिए 6 को 48 से भाग दो, 6×8 = 48, ठीक है। उसके बाद ये 2880/8 आ गए, तो काटिए आप, 8×3 = 24, ठीक है, फिर 48 बचे, 8×6 = 48 और 0 बचे, वो ऐसे आ गया, यानी आंसर हो गया 360। आंसर हो गया 360, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहे हैं कि एक गोले का आयतन 36 घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r³ घन सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है, जो भी यूनिट हो, चाहे मीटर हो तो मीटर घन। अब इसमें देखिए इन्होंने बी दे रखा है, पूछ क्या रहे हैं आर, तो बी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, इसी फार्मूले से निकल जाएगा। ठीक है। तो देखिए लगाइए, इसमें बी की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 36 पाई,
तो बी की जगह मैंने रख दिया 36 पाई बराबर 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 नेम 36, ठीक है। तो 9 बराबर कितना हो गया आर क्यू अपॉन 3, ठीक है। तिरछी गुणा करोगे आप तो यहाँ पर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 9×3 = 27, यानी कि आर क्यू बराबर 27। और 27 का आप घन निकाल लीजिए, तो 27 का आप घन निकाल लेंगे, एक मिनट, आर क्यू बराबर 27 और 27 का आप घन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 3 3 3 9 3 27। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बनता है घन में, आप जानते हो, तो आंसर निकल के आएगा 3, यानी कि आर बराबर क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी गोले की, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन सा आंसर सही है, 54 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों देखिए मैं आपको एक बार बता चलूँ, आप यूपी डीएलएड करके बेसिक के टीचर बनेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन भैया बेसिक पूरा पढ़ना है। बेसिक आपको छोड़ना नहीं है, बहुत डीपली पढ़ना नहीं है, लेकिन बेसिक आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो सब आपसे पूछता है वो बेसिक लेवल का पूछता है, छोटी छोटी चीज़ें पूछता है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक में पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है ये। 55 ये कह रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का मान होता है। देखिए ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला आप खोल लेंगे, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आंसर होगा, देखिए कौन सा आंसर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 56, 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान प्राप्त होगा। तो देखिए 5 सही 3/2 ये कौन सी यार, वैसे तो अनुचित भिन्न है, ठीक है। तो देखिए 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/2। तो ये विषम भिन्न पे बदलने पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 13/2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए आपने अब तक जितने क्वेश्चन देखे सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, इनमें ज़्यादा हाई लेवल का है ही नहीं, ठीक है। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो 57 में क्या कह रहा है कि ये भार 1/2 भार दिया है अंदर, ये क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर ये भाग का चिन्ह दे रखा है इन्होंने, अब यही इस भाग के चिन्ह को आप क्या करोगे गुणा में बदल लो। कैसे करोगे, 1/2 5/4। जब आप भाग के चिन्ह गुणा में बदलोगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है। 6/3। तो देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो क्या बचा 1/2 इंटू 5/2, यानी कि 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5/4। आंसर क्या निकल के आया 5/4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड है। देखिए जो 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 फैक्टर्स होते हैं संख्याओं के, वो फैक्टर्स जो होते हैं, अगर दो संख्याएं उनके कोई कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी संख्याओं के फैक्टर कॉमन नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन एक संख्या एक ऐसी जरूर होती है जो सभी संख्याओं का कॉमन फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर है। वो क्या होती है 1। ये याद रखने की चीज़ है दोस्तों, ये कंसेप्ट है। तो सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड का मतलब है ये यूनिवर्सल फैक्टर, तो कौन सा होगा 1। 1 एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो संख्या बदलती नहीं है, वो संख्या अपनी वैल्यू नहीं बदलती है, वहीं की वहीं रहती है मल्टीप्लाई करने पर। तो इसलिए सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड क्या होता है 1। उसी प्रकार कुछ दो संख्याएं ऐसी ले लो कि जिनमें कोई यूनिवर्स कोई कॉमन नहीं है, तो उनमें भी अगर उनमें गुणनखंड सार लेना है तो उनमें भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन होगा। जैसे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 इसमें क्या है कि 7 और 16 के सार गुणनखंड क्या है। देखिए 7 और 16 ये क्या है, एक इवेन है एक ओड है, एक इवेन नंबर है एक ओड नंबर है।
तो इनके गुणनखंड कोई ऐसा गुणनखंड इसमें होना मुश्किल लग रहा है जो इनमें कॉमन हो। लेकिन हाँ, एक संख्या ऐसी है जो जिनमें कॉमन होगा। 16 के आप गुणनखंड निकालो, क्या होंगे? 1, 2, 4, 8, 16 और 7 के निकालिए 1, 7। तो लेकिन इसमें एक कॉमन है, देखिए। ठीक है, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ये करें 2 और 3 का लासा, सिंपल है। 2 और 3 का लासा कितना होगा? इनमें 2 इंटू 3, इनमें कॉमन क्या होगा? एक 1 होगा, तो यानी कि 6। ठीक है, 1 वही शार्प गुणनखंड। ठीक है, तो इनका लासा हो गया 6। आप जानते ही होंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन वही आ गया जो मैं आपको अक्सर बता रहा था, लासा मासा का जो फार्मूला है। कह रहे हैं दो संख्याओं का मासा 45 और लासा 50 है, सॉरी 500 है। दो संख्याओं का मासा 45 और लासा 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ। फार्मूला क्या है? दो संख्याओं में मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो मासा 45 लासा 500 बराबर पहली संख्या 125, दूसरी मान लो x है। तो x बराबर क्या निकल के आएगा? x बराबर निकल के आएगा 45 गुणा 500 बटे 125। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 नेम 45। ठीक है, 25 से काटिए, 25 दूनी 50। ठीक है, क्या बचा? अब इसमें जो बचा है वो है 9 गुणा 20, इतना बचा। तो 9 दूनी 18 यानी 180। आंसर क्या हो गया? 180। तो देखिए इसमें कोई 180 आंसर है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 180। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 63। 0.05 का मान है। देखिए बहुत आसान है, मैंने बोला बेसिक पूछेंगे, हाई नहीं पूछेंगे, बहुत बेसिक। हाई पढ़ना नहीं है, बेसिक छोड़ना नहीं है, सिंपल फार्मूला। तो देखिए 0.05 का हम साधारण में सिंपल करेंगे तो इसको पॉइंट को हटाएंगे, एक आएगा, तो यहाँ से 2 जीरो ले लो, दो संख्या है तो 2 जीरो। तो 5/100 आ गया, तो 5 एक 5, 5 दूनी 10 यानी कि 1/20। सोल्व करने पर कितना आ गया? 1/20। देखिए 1/20 कोई है इसमें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है 0.6 इंटू 0.4 का मान है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन आ गया। देखिए 0.6 इंटू 0.4 का है 6 चौक 24। अब दशमलव लगाना है, तो देखिए दशमलव एक के बाद ये रहा और एक के बाद ये रहा, तो कुल मिला के 2 स्थान हो गए। तो देखिए यानी 0.2 यानी कि 0.24। दशमलव लगाने का तरीका यही है कि जितने स्थानों के बाद दशमलव लग रहा है उतने स्थानों के बाद लगा दें। जैसे इसमें एक के बाद है, इसमें एक के बाद कितना हो गया? एक और एक 2 के बाद हो गया, तो जो मल्टीप्लाई करके आया तो उसमें 2 के बाद दशमलव का स्थान दशमलव हमने लगा दिया 2 स्थानों के बाद। ठीक है, तो आंसर 0.24, 0.24, 0.24 कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ये कह रहे हैं 228.54 डिवाइड बाई 100 का मान होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, 228,54/100। देखिए 2 के स्थानों के बाद ऑलरेडी ये दशमलव लगा है और 2 जीरो यहाँ पर नीचे हैं, तो जितने जीरो हैं उसी हिसाब से इस पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2 स्थानों तक। 2 जीरो है तो 2 स्थानों शिफ्ट कर दो, तो आंसर हो जाएगा 2.2854, 2.2854। ये आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सरल है, देखिए बेसिक पूछा है। ये कह रहा है किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर तो उस त्रिज्या का मान होगा। देखिए किसी वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। किसी वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का व्यास d बराबर क्या होता है? त्रिज्या का दूना। या आप ऐसे कह लो, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ये दोनों ही बातें सही है। तो आप देख लीजिए
इन्होंने क्या है, व्यास दे रखा है, यानी कि डी बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, D/2, यानी कि 4/2, 2×2 = 4, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, 67 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर, तो उसका आधार सेंटीमीटर में होगा। देखिए जो समांतर चतुर्भुज है, ये आप ध्यान से देखोगे, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक आयत है। ठीक है, तो उसकी जो ऊंचाई है, सही मायने में देखा जाए, वो क्या है, इसकी ये ऊंचाई है। तो इसका फार्मूला भी वही हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल है 75, और आधार क्या है इसका, आधार मान लीजिए x मान लिया हमने। ठीक है, और ऊंचाई 7.5, तो x बराबर 75/7.5, तो देखिए 750/75, यानी कि 75 धाई 750। तो उसका जो आधार निकल के आया, कितना निकल के आया, 10 सेंटीमीटर। आधार निकल के आया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, ये क्वेश्चन कह रहा है वो वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे कहलाता है। देखिए वो वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे वो कहलाता है अंतःवृत्त, अंतर्वृत्त, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अंतर्वृत्त। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे हैं किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। देखिए स्थानीय मान जो होता है, स्थानीय मान क्या है कि कोई संख्या, किसी संख्या में हम राइट से लेफ्ट चलें, राइट से लेफ्ट चलें, तो वो संख्या जितनी राइट से लेफ्ट होगी उसका स्थानीय मान उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे आप इसमें देख लीजिए, अगर आप इसमें पॉइंट को हटा दें, पॉइंट को हटा दें तो देखिए 6, इसमें स्थानीय मान क्या होगा, कितना होगा, 6 इकाई के स्थान पे है, तो 6 गुणा इकाई माने 6। इसमें ढाई के स्थान पे है, तो 6 × 10 यानी कि 60। इसमें इसमें भी ढाई के स्थान पे है, तो इसमें भी 60 आएगा। इसमें देखिए सैकड़ा के स्थान पे 6 का मान, तो 6 × 100। ठीक है, यानी 600। तो इसमें स्थानीय मान सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक है ऑप्शन सी, क्योंकि 6 जो है सबसे अधिक लेफ्ट इसी में है। तो राइट से लेफ्ट अगर किसी संख्या में हम बढ़ते हैं तो स्थानीय मान की वैल्यू बढ़ती जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। देखिए कोई भी वृत्त है और उसको अर्धवृत्त में आप कोई भी कोण बना लो, चाहे ऐसे बना लो, तो यहाँ पर ये एंगल बनना है, ये 90 डिग्री बनेगा, या चाहे आप ऐसे बना लो तो ये कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे बना लो। तो देखिए अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है। ये प्रमेय है, ये थ्योरम है। अर्धवृत्त में कोई भी कोण बना हो, अगर वो अर्धवृत्त में बना है और वृत्त की शीर्ष को टच करते हुए जा रहा है, तो वो कोण हमेशा एक समकोण का होता है या 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आंसर है। तो देखिए आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, ये कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा बेस गुणा लंब परपेंडिकुलर। तो ये त्रिभुज का फार्मूला होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो त्रिभुज का फार्मूला कौन सा होगा, 1/2 आधार गुणा लंब, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72,
किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए ये जो भुजाएं हैं, इससे पता लग रहा है कि जो त्रिभुज है वो कैसा है, पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है, समकोण त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज अगर आप बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ये बनेगा आपका इस तरह से। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये 10 हो जाएगा, ये 6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1/2 बेस इंटू लंब या परपेंडिकुलर। तो लगा लीजिए 1/2, आधार कितना है 8, लंब कितना है 6, तो 2 चौक 8, 4 छंग 24, यानी कि आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये कह रहे हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो। वही सिंपल सिंपल वही फार्मूला लगा दीजिए आप इसमें। सिंपल फार्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो 1/2 आधार कितना है 10 और लंबाई 6, 10 संग 60, 2 पंजे 10, 5 चक्का 30, यानी कि इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इस प्रकार आपने देखा, ये 70 क्वेश्चन मैंने लिए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, आप इन सबको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और आपको बहुत हाई नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक पढ़ना है, बेसिक आपका नहीं छूटना चाहिए। देखना आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा आपको। दोस्तों अगली वीडियो में फिर लेकर के आऊँगा, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।